नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, अब बिहार में तो बांकीपुर उपचुनाव के किस्से ही हों। देखिए, यदि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ने आते तो यह महज एक उपचुनाव बन गया होता और देश भर की नजरें बांकीपुर पर नहीं जाती। लेकिन प्रशांत किशोर आ गए हैं। बीजेपी ने अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस बीच आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव कहाँ हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, यह किसी को नहीं पता। लेकिन राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कह दिया कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में राजद अपने प्रत्याशी को उतारेगा और न सिर्फ प्रत्याशी उतारेगा बल्कि जीत भी हासिल करेगा राजद। देखिए, जीत तो कभी हासिल कर नहीं सकते हैं। जो इतिहास है उसमें तो यह दिखता है कि आरजेडी ने इस सीट को छोड़ा है। उनके बड़े बड़े लड़ाके पहले पटना पश्चिमी और फिर बांकीपुर से दूर चले गए हैं। चाहे वह रामानंद यादव हो, चाहे रामकृपाल यादव हो। रामकृपाल यादव तो आज की तारीख में भाजपा में है। लेकिन प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी के भीतर भी उम्मीदवार चयन को लेकर विमर्श चल रहा है। नील रतन घोष की चर्चा जो सबसे पहले शुरू हुई, उनके बारे में तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। मैंने पिछले 24 घंटे में बीजेपी के प्रदेश स्तर के कई नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा वह तो ठीक से पहचानते भी नहीं है। तो रेस में नील रतन घोष नहीं है। अब अरुण सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा का नाम चल रहा है। आर के सिन्हा पूर्व सांसद के बेटे ऋतुराज सिन्हा, जिन्हें कभी भी राज्यसभा का प्रत्याशी माना गया और आगे यह कहा जाता था जब तक नितिन नवीन नहीं बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि 2029 में वह पटना साहिब के लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर आ गए। और प्रशांत किशोर चुनाव में क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर से हम कह रहे हैं कि यह चुनाव बीजेपी के पक्ष का है। बांकीपुर की बुनावट और बसावट ऐसी है, लेकिन उपचुनावों का इतिहास और प्रशांत किशोर ने पहले दिन से ही चुनौती देनी शुरू की है कि देखिए, मैं एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव लड़ने आया हूं जिसे लोग अनसेफ कहते हैं। मेरे लिए मेरी जाति का वोट नहीं है। तो जब कोई चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले जाति वाले विधानसभा क्षेत्र का चयन करता है। लेकिन हम उस अहम को, उस अहंकार को तोड़ने आए हैं कि बीजेपी कहती है कुत्ता बिलाई किसी को लड़ा देंगे, बांकीपुर हम जीत लेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि उम्मीदवार को नहीं देखकर कुत्ता बिलाई कोई भी आएगा उसे आप अपना मत दे देंगे? और इसके साथ ही वह कह रहे हैं कि जो यह उपचुनाव है, नीतीश कुमार के हटने के बाद भाजपा की सरकार बनने पर यह एक जनादेश होगा, दिल्ली तक संदेशा जाएगा। तो अगले कुछ हफ्तों में 30 जुलाई तक, या यूं कहे कि नतीजे आने तक 3 अगस्त तक बांकीपुर चुनाव का रोमांच बना रहेगा। तेजस्वी यादव कब बिहार आएंगे, 21 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र है, यह पता नहीं। उम्मीदवार की घोषणा कभी भी कहीं से कर दे सकते हैं। पार्टी कर देगी उम्मीदवार कौन होगा, रेखा गुप्ता होगी या कोई और होगा। तो आरजेडी ने कह दिया कि हम उम्मीदवार देंगे, तो आशय स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर साझा उम्मीदवार नहीं होने जा रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की ओर से इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि प्रशांत के प्रति सहानुभूति है, और यह सहानुभूति जो है, और निजी बातचीत में भी लग रहा है कि आरजेडी, जिसका आधार मत यादव और मुसलमान है, तो देखिए, यादव के बारे में तो मैं नहीं कह रहा, मुसलमान मतों में छटपटाहट है और वहां विभाजन की रेखा साफ खिंची हुई बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में दिख रही है। स्थानीय मुद्दे भी उठने लगे हैं। जिस तरीके से खान सर बनाम रोशन आनंद सर की लड़ाई हुई, देखिए, और उसमें आरजेडी ने रोशन आनंद यादव सर का पक्ष लिया, तो इससे भी मुसलमानों में आक्रोश है कि आप एक तरफा कैसे हो गए। तो बांकीपुर विधानसभा चुनाव का रोमांच बढ़ते जा रहा है। उम्मीदवार कौन होगा बीजेपी का, किसी से पूछेंगे, लोग कहेंगे नितिन नवीन की सीट है, नितिन नवीन ही फैसला करेंगे, क्योंकि सभी दिन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने वाले हैं नहीं। और यहां से
उनकी संवेदनाएं जुड़ी हैं, यादें जुड़ी हैं, सब कुछ जुड़ा है। इसलिए अपने इस क्षेत्र का कैसे वो मतलब बिल्कुल त्याग कर सकते हैं, भूल सकते हैं। तो आशीष सिन्हा, ऋतुराज सिन्हा, रणवीर नंदन, अजय आलोक और पता नहीं बीजेपी चौंका भी देती है। तो बांकीपुर का रोमांच प्रशांत किशोर साझा उम्मीदवार नहीं। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग अभी 2-3 दिन 4 दिन लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं और जी। हम लोग कह रहे थे कि उनको लड़ना चाहिए है और क्यों लड़ना चाहिए वो कारण सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने वो सारी बातें कही हैं जो हम लोग अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि ये इस जी। चुनाव का, बांकीपुर के चुनाव का क्या महत्व है विपक्ष की राजनीति के लिए और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की पॉलिटिक्स के लिए, इसका क्या महत्व है, प्रशांत जी। किशोर की अपनी राजनीति के लिए क्या महत्व है। ये देखिए, ये चुनाव प्रशांत किशोर का चुनाव है। भले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत असर वाले इलाके का चुनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव प्रशांत किशोर का है। किसी भी उम्मीदवार से ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की होगी। इस चुनाव को उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। और अब तो ये कहने में कोई हिचक नहीं है ज्ञानेश्वर जी की जानबूझ करके बांकीपुर के चुनाव में प्रशांत किशोर को तैयारियों के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिले, इसलिए आनंद फानंद में इस चुनाव की घोषणा की गई है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि देश के 10 विधानसभा सीटें खाली हैं, आप उनका बाई इलेक्शन कराने के पहले 3 सीट चुन करके बाई इलेक्शन कराएं। देखिए, ये बांकीपुर की सीट खाली हुई है 30 अप्रैल को, जिस दिन नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया। 15 अप्रैल को उनको और इनको सब नीतीश कुमार सबको राज्यसभा का सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद 14 दिन के बाद जो उन्होंने इस्तीफा अपना दिया था, वो जाकर के उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंपा। तो 28 से 30 के बीच में अप्रैल में खाली हुई है सीट ये। उसके बाद 6 महीने का समय होता है। मई जून बीता है, उसके बाद आपका अनाउंसमेंट हो गया और मई में खाली हुई है नंदीग्राम की सीट जो शुभेंदु अधिकारी की थी। उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी, नंदीग्राम खाली कर दी। इसी तरह हुमायूं कबीर की एक सीट खाली हुई है मई में। थलापति विजय की सीट खाली हुई है मई में। वहां से अन्ना डीएमके के 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। मतलब तमिलनाडु में 7 सीटें खाली हैं जिन पर बाई इलेक्शन होना है, लेकिन बाई इलेक्शन कराना है बांकीपुर, दतिया और एक और गुजरात की मंजलपुर या मुंजलपुर सीट एक और है जिसका जहां उपचुनाव अनाउंस हुआ है। जानकार लोगों का कहना है ज्ञानेश्वर जी की वो दोनों तो कर दिया गया, क्योंकि खाली बांकीपुर कराते तो ज्यादा फोकस हो जाता, तो वो कराया गया। तो इसका मतलब कि बीजेपी में इस बात को लेकर के चिंता थी, उनको अंदर खाने ये सूचना मिल गई थी कि प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बांकीपुर लड़ेंगे। वो अपनी तैयारी कर लें, अपना संगठन वहां बहुत मजबूत कर लें, अपना जो नैरेटिव वहां सेट कर दें। इसमें इसका समय उनको नहीं देना चाहिए है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव करा रही। ये अपने आप में एक मोरल विक्ट्री है प्रशांत किशोर की और जनसुराज पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, वो सब उस पर हम लोग आते हैं, लेकिन ये एक मोरल विक्ट्री है कि बीजेपी को मजबूर होना पड़ा। देखिए, चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। हम जब कह रहे हैं कि बीजेपी को, लोग कहेंगे कि भाई चुनाव आयोग ने की, लेकिन अब आपको कोई फर्क दिखता है क्या आजकल चुनाव आयोग में और बीजेपी में? हमको तो ज्यादा फर्क दिखता नहीं है कि चुनाव आयोग वही करता है जो सत्तारूढ़ दल को सूट करता है, जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं। तो ये आनंद फानंद में चुनाव आयोग ने वहां चुनाव की घोषणा कर दी है। ये एक मोरल विक्ट्री है प्रशांत किशोर की। उसके बाद जो उन्होंने वो, अब देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव उनको समर्थन देते हैं तो उनके उसके क्या नुकसान है, अगर नहीं देते हैं तो क्या नुकसान है। तो अब तो उन्होंने, अब उनकी पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि हम देंगे, तो इसलिए अब नहीं देंगे वाले नुकसान को हम लोग छोड़ दें, कैंडिडेट देंगे उसका क्या उनको नुकसान होगा, हम लोग इस पर पहले बात करते हैं। कैंडिडेट देने का सबसे पहला नुकसान तो उनको ये होगा कि वो तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। तो अब इस बात के लिए जो मुख्य विपक्षी दल है, क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि वो तीसरे स्थान पर चला जाए? और तीसरे स्थान पर आप चले जाइएगा और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मुख्य विपक्ष जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर को मान लिया जाएगा, तो उसका बिहार की राजनीति पर और विपक्ष की राजनीति पर क्या असर होगा, या ये क्या आरजेडी ने इसका एनालिसिस किया है? ये करना चाहिए है, क्योंकि आप जब जैसे ही तीसरे नंबर पर जाएंगे, और ये तय मानिए ज्ञानेश्वर जी की डिस्टेंट थर्ड होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कम का अंतर होने जा रहा है प्रशांत किशोर के और उनके वोट में। और ऐसा क्यों होगा वो भी हम लोग बताएंगे, चूंकि एक कास्ट का आंकड़ा प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया है और हमने फिर उसको वेरीफाई कर लिया है, जो एकदम परफेक्ट है वो आंकड़ा, उसमें कोई गलती नहीं है। तो जैसे ही आप कैंडिडेट चुनाव लड़ने आएंगे, आरजेडी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी, जनसुराज पार्टी और राजद का चुनाव होगा, वैसे ही राजद तीसरे स्थान पर चली जाएगी, डिस्टेंट थर्ड। और हमको जहां तक लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, चुनाव का नतीजा जो हो हम लोग अभी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को एडवांटेज है, लेकिन बीजेपी और जनसुराज पार्टी में ज्यादा का अंतर नहीं रहने जा रहा है। जिस तरह से पहले का अंतर होता था कि 50,000 वोट से 52,000 वोट से बीजेपी जीत रही है, वो नहीं होने जा रहा है।
उस जो सीमा है 50,000 से 60,000 70,000 वोट लेने की, वो सीमा प्रशांत किशोर पार करेंगे। प्रशांत किशोर वहां बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। तो आरजेडी को पहला नुकसान तो ये है। दूसरा आरजेडी को नुकसान होगा धारणा के स्तर पर। अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन कर देती है जनसुराज पार्टी का, तो अपोजिशन की जो दूरी है, अपोजिशन में जो विभाजन है, इंडिया ब्लॉक की जो दूरी और कांग्रेस आरजेडी की दूरी, जो आप ही ने बताया यहाँ, जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया कि दिल्ली में चर्चा है और ये ठीक चर्चा है कि कांग्रेस आरजेडी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच की दूरी और बढ़ गई है। उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब यहां तक नहीं किया जा रहा है ज्ञानेश्वर जी की राहुल गांधी आएंगे तो पटना में तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे। मतलब ये तो ऐसा राहुल गांधी आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव तो नहीं रहेंगे। रहते अगर तो अच्छा ही होता ना। नहीं, एक समय तो दोनों साथ में 15-16 दिन घूमे और ऐसे युवा, दो बिहार के मतलब बिहार के दो युवा उसमें, मतलब कहा जाता कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव घूम रहे हैं दोनों, उनको राहुल गांधी के साथ, तो कोई नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे और कांग्रेस सपोर्ट करेगी। तो कांग्रेस जो है वो अपोजिशन, मेन अपोजिशन है। तो मेन अपोजिशन का नेता, मेन अपोजिशन अगर प्रशांत किशोर को सपोर्ट करे, तो वैसे भी अपोजिशन के अलाइनमेंट में आरजेडी के आइसोलेट होने का खतरा बढ़ जाएगा। आरजेडी के आइसोलेट, उसको आपका आइसोलेशन हो जाएगा, आप अलग हो जाएंगे। तो ये दो खतरे हमको अभी तत्काल दिख रहे हैं कि अपोजिशन के खेल में आप जैसे ही अलग अलग थलग होंगे, वैसे ही जो अपोजिशन का वोट आधार है उसमें भी आरजेडी को लेकर के संदेह बढ़ेगा। ये माना जाएगा, जिसका जिक्र आपने किया, चाहे मुसलमान हो या यादव हो या दलित हो या दूसरा जो भी कास्ट अभी इस समय इंडिया ब्लॉक के साथ है, उसको लगेगा कि बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी सीरियस नहीं है। तो एक तो क्या अपोजिशन अलायंस जो है, जिसके 24 पार्टियों ने, 23 पार्टियों और निर्दलीय कपिल सिब्बल ने एसआईआर वाले लेटर पर साइन करके चीफ जस्टिस को भेजा है, तो उन 23 पार्टियों के बीच में आरजेडी की धारणा बदलेगी। जो समर्थक मतदाता समूह है उसमें धारणा बदलेगी। और आप तीसरे नंबर पर चले जाएंगे तो आम बिहार की जनता के बीच में, बिहार की आम जनता के बीच में यह मैसेज जाएगा कि अब आप मुख्य विपक्षी दल नहीं है, मुख्य विपक्षी दल के तौर पर प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। तो ये 3 नुकसान आरजेडी को होने हैं जो हमको स्पष्ट दिख रहे हैं आपका कैंडिडेट देते हैं। अब अगर आरजेडी के कैंडिडेट की हम लोग बात करें, पिछली बार रेखा गुप्ता को टिकट दिया उन्होंने और उनको 50,000 के करीब वोट आए। 46,000 नहीं है, 46,000, वही 46, मतलब 45 से 50 में 46,000 वोट है। अब ये देखिए कि जिस वैश्य समाज से आती थी रेखा गुप्ता, आती हैं, उस समाज का वहां कायस्थ से ज्यादा वोट है। कायस्थ का वोट 58,500 के करीब है और वैश्य वोट 58,600 कुछ है। मतलब 100-50 का ही अंतर है, लेकिन सबसे बड़ी कास्ट जो है वैश्य कम्युनिटी है। तो रेखा गुप्ता को अगर वैश्य कम्युनिटी का ही वोट मिलता है और ऊपर से वहां यादव वोट भी ठीक ठाक है, 35-40,000 के करीब यादव वोट बताते हैं, तो अगर वो वोट मिलता है, यादव का पूरा वोट, और 35,000 के करीब मुसलमान का वोट है, तो 35,000 मुसलमान वोट, 35,000 यादव का वोट और 60,000 के करीब वैश्य का वोट, तो 1,30,000 वोट होता है। यही वोट इसी, और वोट आया टोटल 46,000। आपके कॉम्बिनेशन का वोट, आपके कास्ट का वोट आपको नहीं आया। तो ये तो आरजेडी को इस पर भी सोचना चाहिए था कि क्यों ऐसा हुआ कि आपका जो कोर वोट है वो भी वोट नहीं कर रहा है। यादव मुस्लिम भी वोट करता तो इससे ज्यादा वोट आता, अपनी कम्युनिटी का कुछ भी वोट वो ले आती तो इससे ज्यादा का वोट आता ही से। इसका भी सबक नहीं लिया आरजेडी ने कि भाई आप लड़ाई में बाहर हो जा रहे हैं। वहां आपको उस शहरी इलाके का, मध्य वर्ग का इलाके का वो वोटर जो है आपका, आपको नहीं, आप चुनना चाह रहा है, वो बीजेपी को ही चुन रहा है, लगातार बीजेपी को चुन रहा है। तो इस मैसेज को भी अगर आरजेडी समझती तो कैंडिडेट देने के बदले अपनी इज्जत बचाती किसी तरह से, हालांकि उसके अपने खतरे थे। तो ये हम आंकड़े जो बता रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, ये आंकड़ा कल प्रशांत किशोर की दावेदारी के साथ साथ जनसुराज ने जारी किया है। नहीं अजीत जी, बांकीपुर का इतिहास, बांकीपुर पहले पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। मैंने क्यों कहा आरजेडी के बड़े बड़े लड़ाके इस क्षेत्र को छोड़ते चले गए। 1980 याद कीजिए, 1980 में यहां से रंजीत सिन्हा कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, वह डिप्टी मिनिस्टर भी बने थे। 1985 में रामानंद यादव, जो अभी फतुआ से आरजेडी के विधायक हैं, वे निर्दलीय लड़े और चुनाव जीते। 1990 में उन्होंने रामकृपाल यादव को हरा दिया। 1995 में एंट्री हुई नवीन किशोर सिन्हा की, लेकिन रामानंद यादव और रामकृपाल यादव ने फिर देखा ही नहीं, इधर पटना पश्चिमी की ओर देखा ही नहीं, बाकी की ओर देखा ही नहीं, क्योंकि ये समझ चुके थे कि यहां हम जीत नहीं सकते हैं। तो आरजेडी के लिए कभी भी यह सीट जो है किसी भी तरीके से यह नहीं रही। और 2000 देख लीजिए, 2005 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, टॉस की तरीके से कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस को, कभी आरजेडी को, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, उम्मीदवार ही नहीं मिलते हैं। रेखा गुप्ता कौन सी नेत्री है, कौन सी नेत्री है? वही,
और उसके पहले कांग्रेस से लव सिन्हा लड़े, तो इसका जी मतलब कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है और आप जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं। तो जब आप जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, आप उसको सेफ सीट नहीं मानते हैं, आपके पास कैंडिडेट नहीं होता है, तो फिर क्यों लड़ना है ऐसी सीट पर? अपोजिशन का आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। वही हमने कहा कि धारणा बदलेगी, अपोजिशन की पार्टियां भी समझेंगी कि आप इसका मतलब खेल खराब करने के लिए, आप बीजेपी की मदद करने के लिए कैंडिडेट दे रहे हैं, और जो वोटर है वो नहीं समझेगा, और अंत में पूरे बिहार की जनता के पास यही मैसेज जाएगा। तो अब ये इस वजह से आरजेडी के लिए अब ये नुकसान का सौदा है चुनाव लड़ना वहां। लेकिन जो कास्ट का इक्वेशन है ज्ञानेश्वर जी, उसको समझना चाहिए। 4.5 लाख से ज्यादा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बांकीपुर, और वहां ऐसा नहीं है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसका वोट नहीं है। वहां अच्छी खासी संख्या में 35,000 के करीब वहां मुस्लिम का वोट है, 35,000 के करीब वहां यादव का वोट है, 35,000 के करीब वहां दलित का वोट है। तो 1,05,000 वोट तो यही हो गया। और प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं उसका भी 20,000 के करीब वोट है। उसके अलावा 28,000 27,000 के करीब भूमिहार का वोट है, 30,000 के करीब राजपूत का वोट है, 58,000 कायस्थ वोट है, 1,35,000 के करीब वोट है फॉरवर्ड का, 1,20,000 के करीब वोट है ओबीसी का, जिस ओबीसी में वैश्य की कम्युनिटी हो गई, उसमें यादव हो गए और कोयरी कुर्मी हो गए। उसके बाद ये अच्छी खासी संख्या में वहां ईबीसी का भी वोट है, और फिर दलित और मुस्लिम का वोट है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिंपल फॉरवर्ड की मेजोरिटी या फॉरवर्ड के साथ ईबीसी या फॉरवर्ड के साथ लॉकुस में खाली मिल जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। और एक फैक्टर हम लोग लगातार वहां डिस्कस करते रहे बांकीपुर को लेकर के, कि धारणा बिगड़ी हुई है बिलौटी गांव में भरत तिवारी की पुलिस द्वारा की गई हत्या के बाद से। और वहां जो अगड़ी जातियों में भी एकदम स्पष्ट डिवीजन है, खासतौर से ब्राह्मण में। तो अगर आप हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कल्पना करें, अगर वहां ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें कि अगर मान लीजिए फॉरवर्ड का वोट डिवाइड होता है, वहां इस तरह का डिवीजन होता है कि भूमिहार ब्राह्मण कुछ राजपूत एक तरफ हो जाते हैं, भरत तिवारी की हत्या का विरोध करते हैं, तो फिर क्या तब तो चुनाव बहुत उलझ जाएगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, बीजेपी लगातार 9 चुनाव जीती है, सिर्फ ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप 10वां चुनाव भी जीत जाइए। हम लोग अनेक सीटें जानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को भरोसा होता है, लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए होते हैं। लोगों ने कहा कि भाई नवीन की सीट है, बांकीपुर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है। भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी शीला दीक्षित ने नई दिल्ली में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी, उससे अच्छी तो नहीं बनाई होगी। राहुल गांधी और मतलब संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, अमेठी से बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? जी क्या मिलेगा? और उस सीट पर हार गए राहुल गांधी। स्मृति ईरानी बाहर से आकर के उन्होंने हरा दिया चुनाव। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी वहां की नेता थी, वहां बड़ा काम किया था, उन्होंने एक चुनाव लड़ी थी। उसके पहले तो वो चांदनी चौक भी लड़ी थी, जब कपिल सिब्बल ने उनको हरा दिया था। उसके बाद तो गई नहीं चांदनी चौक भी, और उसके बाद अमेठी भी हार गई थी। अमेठी लड़ी, उन्होंने हरा दिया राहुल गांधी को। तो अनेक ऐसी मिसालें हम लोग जानते हैं जहां एकदम बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी नेता चुनाव हार जाता है। राघोपुर, राबड़ी देवी, सोनपुर राबड़ी देवी ने उनको हरा दिया था। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी चीजें हुई हैं, पहले भी हुई हैं, और अनेक मिसालें इसकी हो सकती हैं। मतलब ये खाली अपवाद के लिए नहीं है, ये मेन स्ट्रीम की बात है कि आप चुनाव हार जाएगा, बड़ा नेता भी चुनाव हार जाएगा, और बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आप हार जाइएगा जहां आप सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं। प्रशांत किशोर का फोकस टारगेट इसी पर है। 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट इस चुनाव में ये है कि ये नीतीश कुमार के हटने के बाद पहला चुनाव है। तो जो नीतीश कुमार को लेकर के गुडविल थी, नीतीश कुमार के प्रति जो धारणा थी, वो कितनी प्रिवेल करती है। दूसरा, जेडीयू बीजेपी के बीच में उस तरह का कोऑर्डिनेशन दिखता है या नहीं दिखता है जैसा पहले दिख रहा था। एक दोनों तरफ संदेह का माहौल है ज्ञानेश्वर जी। और पटना में जो नीतीश कुमार का समर्थक वर्ग है, जो खासतौर से कुर्मी जाति के जो लोग हैं, उनकी अच्छी खासी आबादी है, उनको कहीं ना कहीं सत्ता जाने का मलाल अपने मन में है। वोट खिलाफ करेंगे, पक्ष में करेंगे, छोड़ दीजिए, लेकिन एक मलाल उनके मन में भी है। तो जेडीयू आज बीजेपी के रिश्ते, उसमें कास्ट का उनका इक्वेशन, और फिर भरत तिवारी की हत्या के मामले से फॉरवर्ड वोट के डिवीजन का खतरा। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव हो रहा है, और उसके बीच में जो हालात है, जिन मुद्दों पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे ज्ञानेश्वर जी, उस पर आगे हम लोग आते हैं। अभी सामाजिक समीकरण की बात करें तो ये सामाजिक समीकरण है, दलित, मुसलमान और यादव। ये 3 वोट ऐसे हैं ज्ञानेश्वर जी। दलित और मुसलमान खासतौर से कांग्रेस के प्रति रुझान दिखा रहा है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, अगर कांग्रेस समर्थन करती है, कांग्रेस के लोग थोड़ी ईमानदारी के साथ प्रशांत किशोर के साथ खड़े होते हैं, तो ये 70,000 वोट का ब्लॉक है, दलित का और यादव का, दलित और मुस्लिम का। उसमें भी अगर आप कहिए कि नहीं दलित वोट बीजेपी को भी मिलेगा, तो जितना डिवीजन बीजेपी के अंदर है, एनडीए के अंदर चिराग पासवान का तालमेल हो रहा है
जीतन राम मांझी के साथ, न इन दोनों का तालमेल, अशोक चौधरी का अपना अपनी लाइन है, वो अपनी लाइन पर राजनीति करते हैं। तो इन तीनों को जो तीन बड़े चेहरे हैं कैसे साधेगा, कौन साधेगा? क्या जो नया चेहरा कैंडिडेट बीजेपी देगी उसमें इतनी सलाहियत होगी कि वो सबको एक मंच पर ले आए? जीतन राम मांझी से भी प्रचार करा ले और चिराग पासवान से भी करा ले, अशोक चौधरी से भी करा ले। तो वो स्थिति, ऐसी स्थिति में उसके लाभार्थी प्रशांत किशोर हो सकते हैं। तो एक तो बड़ा वर्ग, 1,05,000 वोट का, 1,10,000 वोट का यादव, दलित और मुसलमान का वर्ग, उसके अलावा ब्राह्मण का एक वोट है वहां, जो नैरेटिव बनाने में और लोगों को मोटिवेट करने में अगर सपोर्ट उसका मिलता है प्रशांत किशोर को, तो बहुत बड़ा अंतर ला सकता है वो। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वर्ग जो है समर्थन जुटाता है। तो लड़ाई ऐसा नहीं है कि जातीय समीकरण के हिसाब से भी लड़ाई ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। और लड़ाई की आप बात कर रहे हैं अजीत जी, देखिए प्रशांत किशोर ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया। कल रात को 1 बजे तक जनसंपर्क कर रहे थे, सुबह 7 बजे फिर प्रारंभ हो गए थे। खबर आ रही है कि नितिन नवीन भी उम्मीदवार के ऐलान के बाद या उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही 3 चरणों में 7 दिनों तक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कैंप करेंगे। लेकिन आज जिस आरजेडी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, उनके नेता तेजस्वी यादव हैं कहां? कोई बताएगा उनकी पार्टी का कि वे दुनिया के किस देश में हैं? और हमें यह लगता है, कल हमें एक भद्रजन ने कहा कि देश के उन बड़े नेताओं में, सब जो बड़े नेता हैं उनमें सबसे अधिक विदेश यात्रा करने वाले प्रादेशिक नेताओं में तेजस्वी यादव ही होंगे। और ऐसा भी नहीं कि तेजस्वी यादव विदेश जाते हैं, वहां जो देखते हैं, वहां जो समझते हैं, चूंकि आप जन नेता हैं, कभी आगे बिहार को लीड कर सकते हैं, तो लौट कर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आपने वहां ये देखा, ये लोक कल्याणकारी योजनाएं देखी, यह बिहार में भी लागू किया सकता है या देश में भी लागू किया सकता है। लेकिन आप जाते भी हैं तो किसी को पता नहीं चलता, आप आते भी हैं तो किसी को पता नहीं चलता। यह भी बताने में गुरेज और परहेज रहता है कि आप गए कहां थे। क्या छुपाने की बात है, क्या छुपाने की बात है? तो आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी चुनाव लड़ेगा, लेकिन नेता कहां है यह बताने वाला कोई है ही नहीं। ठीक बात है एकदम। इस बात अभी जैसे ही मान लीजिए कि उनकी प्लानिंग बनी हुई थी बाहर जाने की, जो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बाई इलेक्शन की घोषणा हो गई, वैसे उनको अपना प्रोग्राम रद्द कर देना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको उनके पास ऐसा कोई नहीं है कि जाने में समस्या है, पैसे की समस्या है, टिकट करा लिए हैं तो नुकसान हो जाएगा। 1,00,000-2 लाख रुपए का नुकसान अगर परिवार के साथ जा रहे हैं, टिकट में हो भी जाएगा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी जो विधायक के नाते वेतन मिलता है उस वेतन के पैसे से आप जा रहे हैं। आपके पास पैसे के बहुत सारे स्रोत हैं, आपकी पार्टी भेज रही होगी टिकट कटा के, या जो बुला रहा होगा वो स्पॉन्सर कर रहा होगा, कोई भी बुला लेगा, कोई भी आदमी। भाई आप उसके पैसे थोड़े जा रहे हैं। हर आदमी की प्राथमिकता होती है ना। 30 जुलाई को 30 जुलाई को जब बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होगा, क्या कोई भी कार्यक्रम में हम और आप हिस्सा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। चूंकि ये पैसे की प्राथमिकता है, कैसे कर देंगे कि नहीं इसे छोड़ देंगे। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, और क्या हम कमरे में चादर तान कर सोए रहेंगे? नहीं सोए रह सकते हैं। नहीं, इतना भी जरूरी कार्यक्रम होगा उसको स्थगित करेगा आदमी कि हमको ये हमारा जो काम है वो हमको करना है, तो वही करें। यात्रा का प्रोग्राम स्थगित कर सकते थे, बड़ी चले जाते, चुनाव के बाद चले जाते। भाई 30 जुलाई को चुनाव है, 28 जुलाई को प्रचार बंद होगा, आप उसी दिन रात में चले जाते। भाई अब नतीजा जो आएगा सो आएगा, हमने अपना काम कर दिया। लेकिन कैसे चले जाएंगे अजीत जी? मैं तो यहाँ भी, जब बाइपोल होते हैं अजीत जी, तो बाइपोल में मतदान का प्रतिशत गिर जाता है, और वैसे भी बांकीपुर विधानसभा में देखेंगे आप, वैसे भी मतदान कम होते हैं। यदि आप प्रशांत किशोर से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, बीजेपी को बढ़त है, तो मतदाता घर से कैसे निकलेंगे? क्योंकि बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र में रहने वाले लोग, यादव, मुसलमान, दलित को छोड़ दीजिए, तो बाकी कंफर्ट जोन वाले हैं, उन्हें आपको बूथ तक पहुंचाना होगा। तो 28 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद भी आप चादर तान कर सो नहीं सकते जब तक 30 जुलाई को 5 बजे वोटिंग न खत्म हो जाए। हाँ, तो उनकी प्राथमिकता होती अगर चुनाव लड़ाने की, बांकीपुर का इलेक्शन प्राथमिकता होती, तो वो अपना विदेश यात्रा अपनी रद्द कर देते, बाद में चले जाते, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी, चले जाते उसमें। लेकिन उनकी प्राथमिकता तय है कि वो जाएंगे बाहर, तो वो बाहर चले गए। अब छोड़ दिया उन्होंने पार्टी के हवाले। तो हमने कहा कि उन्होंने इस बात पर इतना आर्टिकुलेट, इतने अच्छे तरीके से गहराई के साथ विचार भी नहीं किया होगा कि हम लड़ेंगे तो क्या नुकसान होगा, नहीं लड़ेंगे तो क्या नुकसान होगा।
समर्थन देंगे प्रशांत किशोर को तो क्या नुकसान होगा, नहीं देंगे तो क्या नुकसान होगा, ये विचार होना चाहिए पार्टी में। राजनीतिक दलों को ये सारी चीजें एकदम नुआंस्ड व्यूज के साथ जाना चाहिए, कोई भी डिसीजन करना चाहिए, कोई पॉलिटिकल डिसीजन आप कर रहे हैं, ये नहीं होता है। आप स्पर ऑफ द मोमेंट में अपने अपने विम्स एंड फैंसीज से आप डिसीजन करते हैं कि लड़ेंगे, हम लड़ेंगे जी, लड़ेंगे तो फला जी को लड़ा देंगे, ये ऐसे होता है। तो ये इसका असर, इसका बड़ा नुकसान होगा। वो आइसोलेट होंगे अपोजिशन के बीच में, अपोजिशन के वोट आधार में और बिहार की जनता की नजर में, क्योंकि नंबर 2 हर हाल में, मतलब अगर हारेंगे भी तो प्रशांत किशोर रहेंगे। अभी हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि नंबर 1-2 पोजीशन पर आरजेडी नहीं आ रही है। तो फिर आप तभी आप लड़ रहे हैं, तो अपना नुकसान आपका होगा, वो देखेंगे हम लोग। अब जो सामाजिक समीकरण हम लोग डिस्कस कर चुके कि सामाजिक समीकरण ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और कई बार जब बाई इलेक्शंस होते हैं ज्ञानेश्वर जी, तो सामाजिक समीकरण उसमें उस तरह से काम नहीं करते हैं जिस तरह से वो मेन इलेक्शंस में काम कर रहे होते हैं, जनरल इलेक्शन में जैसे काम करते हैं। सामाजिक समीकरण उस समय उस तरह से काम नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय लोगों को एक तो ये पता रहता है कि हमारे इस वोट से सत्ता सरकार का कोई के सेहत पर कोई असर पड़ना है या नहीं पड़ना है। दूसरा ये कि अब हमने एक बार वोट कर ही दिया तो दोबारा क्यों वोट करें, इसी वजह से वोट गिरता है बाई इलेक्शन में, चूंकि ज्यादा लोगों की दिलचस्पी नहीं रहती है और उनको लगता है कि ये उतना इंपॉर्टेंट चुनाव नहीं है, तो वोट परसेंटेज गिरता है। एक ऑलरेडी कम वोट परसेंटेज वाला इलाका है, और वोट परसेंटेज अगर गिरता है, जो कंफर्ट जोन वाला वोटर है, बीजेपी का मिडिल क्लास का वोटर, अगड़ी जाति का वोटर, अगर वो नहीं निकलता उस तरह से वोट करने, तो ये फिर एडवांटेज होगा प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से एक एक घर, एक एक वोटर को एड्रेस कर रहे हैं और उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका एडवांटेज होगा। एक और बाई इलेक्शन में जो काम करता है, जो गणित काम करता है या जो साइकोलॉजी काम करती है, उस साइकोलॉजी को भी समझने की जरूरत है। साइकोलॉजी में हमेशा लोग बाई इलेक्शंस में खासतौर से ये कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है नए व्यक्ति को लेकर के। इसी कौतूहल, इसी जिज्ञासा में 1994 में लोगों ने वैशाली से लवली आनंद को जिताया था। लोग देखना चाहते हैं भाई, बरसों से जिसको देख रहे हैं उसको तो देख ही रहे हैं और उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है, तो नया जो आ रहा है उसको आजमाते हैं, वो क्या कहता है, उसको भेज करके देखते हैं। और देखिए, हम लोग कह रहे थे और उसको एकदम एग्जैक्टली उसी अंदाज में प्रशांत किशोर ने दोहराया कि हम जाएंगे तो अपोजिशन में हम सबसे 243 पर हम अकेले बाकी लोगों पर भारी पड़ेंगे। तो ये बात हम लोग पहले से कह रहे हैं कि वो जाएंगे तो अपोजिशन तो नहीं रहेगा, वन मैन अपोजिशन। और मनोवैज्ञानिक जवाब देखिए ना अजीत जी, भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, किसी कार्यकर्ता की ही बात चल रही है। प्रशांत किशोर ने क्या कह दिया कि मैं भाजपा के इस अहंकार को तोड़ने आया हूं कि कुत्ता बिलाई को भी लड़ा देंगे तो वह जीत हासिल करेगा। तो देखिए, जैसे ही उम्मीदवार घोषित होगा उसकी पहचान क्या होगी, क्या पहचान होगी, ये फला बाबू के बेटे हैं, ये फला बाबू के भाई हैं, या ये कौन है। तो देखिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना ही दिया प्रशांत किशोर ने कि आप जिसे उम्मीदवार बना रहे हैं उनकी कोई पहचान भी होनी चाहिए, तनिक सी पहचान भी होनी चाहिए। बिल्कुल, अपनी पहचान होनी चाहिए है, आपके नेता हो, उनका अपना आधार हो, उस इलाके में लोग उनको जानते हो, वो भी लोगों को जानते हो, लोग उनसे कनेक्ट करें, ये देखना होगा। और ये देखिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है चुनाव के समय जो खेला जाता है, पहले ही उन्होंने बीजेपी जेडीयू के रिफ्ट को बड़ा किया। प्रशांत किशोर बार बार बीजेपी जेडीयू के रिफ्ट को बड़ा कर रहे थे, जो कानून व्यवस्था को लेकर के कि भाई बीजेपी करे के अपराध मुक्त करेंगे, तो इसका मतलब नीतीश कुमार के समय अपराध युक्त था बिहार, तभी अपराध मुक्त करेंगे। तो जेडीयू बीजेपी का रिफ्ट दूर कर वो बढ़ा रहे थे। अभी कैंडिडेट को लेकर के उन्होंने बढ़ा दिया, एक साइकोलॉजिकल अपना वॉरफेयर का दाव चला है। और आप देखिए, जेडीयू के वर्कर्स में अगर जरा सा भी रिफ्ट आता है, बीजेपी को लेकर के जरा सी भी दूरी दिखाई देती है, और ये कहीं से भी कोई बात ये चला दे कि भाई आपने राधाचरण सेठ के बेटे को जिताने के लिए बीजेपी ने कोई काम नहीं किया बाई इलेक्शन में एमएलसी के, तो जेडीयू घर बैठे जेडीयू भी क्यों काम करे आपके कैंडिडेट को जिताने के लिए। अगर इस तरह की चीजें होती हैं, जो होती ही हैं चुनाव में, तो उसका भी नुकसान बीजेपी को होगा, बीजेपी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और ये साइकोलॉजी ये भी काम करती है बाई इलेक्शन में ज्ञानेश्वर जी, कि आप पूरा धन बल और बाहुबल लगाएगी, नीतीश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के चुनाव मैदान में उतरेंगे, नितिन नवीन अपने पदयात्राएं करेंगे, सब करेंगे, तो उसके एक बीजेपी की माइट, भारत सरकार और बिहार सरकार, और उसके मुकाबले अकेले प्रशांत किशोर, तो ये जो अंडरडॉग वाली छवि होती है, ये भी लोगों के बीच में अपील करती है कि इसको जिताना है। इसको देखिए, विधानसभा चुनाव में भी नहीं हुआ इनका, और ये बातें अच्छी करते हैं, इनके इश्यूज अच्छे हैं, तो हम लोग इनको जिताते हैं या इनको वोट करते हैं। तो इससे भी 2-4% सपोर्ट बढ़ता है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि जो एस्पायरेशनल यूथ है और जो आइडियलिस्ट बुजुर्ग है, उनका समर्थन हमेशा प्रशांत किशोर को है। भले इलेक्टोरल प्रेफरेंस में पिछले चुनाव में प्रशांत किशोर टॉप नंबर 1 नहीं थे, उनके इलेक्टोरल प्रेफरेंस में नंबर 1 बीजेपी रही, लेकिन वो एस्पायरेशनल यूथ और आइडियलिस्ट बुजुर्ग, इनके
इनका इनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंस में एक नंबर प्रशांत किशोर है, उनको प्रशांत किशोर की सारी बातें अच्छी लगती हैं। तो अब जब स्वयं प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं तो वह वर्ग तो आ सकता है ना वोट करने की, भाई पार्टी को नहीं किया था लेकिन अब प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं, इनको इनके विचार हमको पसंद आते हैं, ये हमारी तरह आइडियलिस्ट बातें करते हैं, ये एस्पायरेशनल बातें करते हैं, इसको हम वोट करते हैं। तो ये भी वोट बढ़ाएगा, उनके साथ उनका समर्थन बढ़ाएगा। देखिए नैतिक रूप से समर्थन बढ़ना शुरू हो जाए, आप धारणा के स्तर पर प्रशांत किशोर अपने नाम की चर्चा करा करके लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करना शुरू कर दें तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत टफ हो जाएगा ज्ञानेश्वर जी। और जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बांकीपुर के मुद्दे तो छोटे होंगे, पूरे बिहार के मुद्दे पर, पूरे देश के मुद्दे पर बांकीपुर का चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले 6 महीने 7 महीने में मतलब नवंबर 2025 के बाद सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह की तरह चुनाव लड़ा जाएगा, भारत सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह की तरह चुनाव लड़ा जाएगा। यूजीसी का मुद्दा भी है इसमें, तेल का मुद्दा भी है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का भी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सारे मुद्दे होंगे, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव होगा। बीजेपी कैसे ऐसा समझ रही है कि आप उस धक्के में जीत गए, अलग बात है। जब जनरल इलेक्शन होता है तो वो एक धक्का, एक हवा चल रही होती है, उस धक्के में, उस हवा में निकल जाना और बाई इलेक्शन में एक एक वोट मैनेज करके जीतना बड़ी बात होती है। मैंने अपना अनुभव शेयर भी किया कि मैं इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गया तो पेट्रोल देने वाले ने कहा कि 113 रुपए लीटर वाला पेट्रोल लेंगे तो उसमें एथेनॉल ज्यादा है, गाड़ी का माइलेज कम हो सकता है, इंजन भी डिस्टर्ब हो सकता है, 122 रुपए लीटर वाला पेट्रोल लीजिए। सोचिए क्या स्थिति हो गई है आज। ठीक है, इंडियन ऑयल के एक पदाधिकारी ने हमें फोन किया कि ऐसी स्थिति नहीं है, पेट्रोल पंप का जो कर्मचारी है वो प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन हाँ शिकायतें तो आनी शुरू हो गई। नहीं तो आपने ठीक कहा कि बिहार ही नहीं देश के मुद्दे पर चुनाव हो जाएगा बांकीपुर का। और ये E20 का तो इतना बड़ा मुद्दा है, और बिहार के ही जो यूट्यूबर, एक यूट्यूबर कैसा उन्होंने मनीष कश्यप ने अपनी गाड़ी खड़ी करके और दिखा रखा है लोगों को, और सारी चीजें वो बता रहे हैं, जिस तरह से और भी लोग दिखा रहे हैं। अब इसमें दो बातें हमको कहनी है। अब E20 वाली बात आ गई, आपने छेड़ दी तो इस पर बात कहना जरूरी है ज्ञानेश्वर जी। दो बातें कहनी, एक बात तो ये है कि सिर्फ E20 कहने की बात है कि 20% इथेनॉल मिला रहे हैं। कई लोगों का कहना है, जानकार लोगों का कहना है, डीलर्स का कहना है कि E20 में भी 30 से 40% मिला होता है इथेनॉल। E20 तो कहने की बात है, उससे ज्यादा इथेनॉल मिला करके दे रहे हैं लोग, पहली बात। और दूसरी बात, जब से ये विवाद हुआ है तब से सेल्स ऑफिसर्स की तरफ से, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से रिटेलर्स को, पेट्रोल पंप मालिकों को कहा जा रहा है कि आप वीडियो बना करके इसका बचाव करिए, आप वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालिए कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब आप सोचिए, ये जो आप अपना सारी मार्क अभी बैठाया इन लोगों ने, भारत सरकार ने एक्सपर्ट के नाम पर लोगों को बिठाया इसको डिफेंड करने के लिए E20 को। हालांकि उसमें मारुति और एक दो और कंपनी, टोयोटा के लोगों ने तो बचाव किया, लेकिन महिंद्रा और टाटा के लोग नहीं गए बचाव करने सरकार का। तो E20 जो इथेनॉल मिश्रित, जब प्योर पेट्रोल मनमोहन सिंह की सरकार 60 रुपए में बेचती थी तो लोगों को महंगा बिक रहा था, और 111 रुपए में इथेनॉल मिला करके दे रहे हैं तो लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। पटना में 113 रुपए जी। रवीश कुमार ने टिप्पणी लिखी, हाँ पटना में देखिए रवीश कुमार ने टिप्पणी लिखी ना कि वह गाड़ी तो कम ही निकालते हैं, लेकिन जब गाड़ी निकाली तो एवरेज इतना कम हो गया था, E20 का चक्कर है जी। और एवरेज गिरा हुआ है, ये तो कंपनी लोगों ने मान लिया, तमाम भारत सरकार के एक्सपर्ट ने मान लिया। भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा, हरदीप सिंह पुरी ने, कि इंजन खराब नहीं होता है लेकिन माइलेज कम होता है, ये सब ने कहा। तो भाई माइलेज कम हो जाता है और कीमत बढ़ा के तब क्यों बेच रहे हो जनता के लिए, जब जिसका माइलेज कम है और कीमत इतनी ज्यादा है। बिल्कुल। तो इथेनॉल मिश्रित करके पेट्रोल बेचने का क्या फायदा हुआ हमको, आपको, या देश की किसी जनता को? कोई फायदा नहीं है। तो ये सवाल भी उठेगा चुनाव में, इससे लोग काफी इन सब चीजों से परेशान है। तो उनको पता है, बीजेपी के समर्थकों को भी पता है कि अगर एक वोट प्रशांत किशोर को देंगे तो बीजेपी को नुकसान कोई नहीं होना है। परसेप्शन के स्तर पर थोड़ा बहुत चर्चा होगी, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर अगर करनी है तो ये लोगों को एक मौका है कि अपनी नाराजगी दिखा दो। यूजीसी पर नाराजगी दिखाओ, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर दिखाओ, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर दिखाओ, E20 पर दिखाओ, जिस चीज पर दिखाना है उस पर दिखा दो। एक मौका होता है ये इस तरह का चुनाव। तो ये चुनाव आप धक्के में, हल्ले में जीते हुए चुनाव से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं कि समीकरण आपके पक्ष में है और आप जीत जाइएगा। देखिए, जब चुनाव हुए हैं तो एक हवा लहर का चुनाव हुआ है। उस हवा और लहर के चुनाव में जीत जाना अलग चीज है, या सामाजिक समीकरण से सामान्य चुनाव में। बाई इलेक्शन के समय बहुत दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं, और जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो उन तमाम फैक्टर्स को वो मल्टीप्लाई कर देंगे। वो अपने आप में वो मल्टीप्लायर है इन सब चीजों को लेकर के, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। बांकीपुर चुनाव बहुत आसान नहीं होने जा रहा है बीजेपी के लिए। तो चलिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव आसान नहीं है, इसमें कई रंग देखने को मिलेंगे और हर रंग को बताएंगे, पक्ष का भी विपक्ष का भी। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा,
और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।